हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष नर्सिंग लाइव क्लासेज में। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स, लास्ट क्लासेज में क्वेश्चन सेशन डिस्कस कर रहे थे। आज का लेक्चर अपना उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो हमने लास्ट क्लासेज में 26 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लासेज में हम उससे आगे मूव करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट इस क्लासेज को शेयर कर दीजिए ताकि काफ़ी स्टूडेंट जुड़ जाए अपने साथ। कल आपका रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा था। सो गाइस, सबसे पहले क्लास को शेयर कर दीजिए जल्दी से, और स्टूडेंट भी जुड़ने चाहिए। काफ़ी मज़ा आने वाला है क्लास के अंदर। बहुत सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड इस क्वेश्चन क्लास के इसके अंदर हम हर एक क्वेश्चन को विद रैशनल सोल्व करेंगे। ठीक है गाइस, और यहाँ से अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है चैट बॉक्स में अभी कमेंट कर देना, मैं आपको पूरे यहाँ पे आंसर दूंगा। जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स ग्रुप के अंदर, जो भी आपके दोस्त हैं वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। एंड ये जो पेपर है आपके आने वाले CRPF एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है गाइस। एंड यहाँ से इस क्वेश्चन मॉडल पेपर से कम आपको 5 से 10 क्वेश्चन बिल्कुल मिलेंगे शॉर्टी के साथ, क्योंकि मैं जो इस क्वेश्चन के साथ में और भी आपको रैशनल बता रहा हूँ वो भी यूँ मान लीजिए आपके क्वेश्चन ही है। सो आपको कम से कम 10 क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। एंड इस पेपर के बाद हम ओल्ड पेपर सोल्व करेंगे जो आपके CRPF के ओल्ड पेपर हैं। एंड देन उसके बाद में जितने भी आपके जो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन हैं उनको हम सोल्व करेंगे। तो आइए हम मूव करते हैं अपनी क्लास पे। कल की क्लास से हम 26 क्वेश्चन हम देख चुके हैं। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 27 से। ठीक है गाइस, तो देखिएगा। ए नर्स एंटर ए रूम एंड फाइंड ए क्लाइंट लाइंग ऑन द फ्लोर, विच एक्शन शुड द नर्स परफॉर्म फर्स्ट। कि ऐसा कौन सा एक्शन है जो नर्स सबसे पहले करेगी। एक नर्स किसी रूम में एंटर करती है एंड वो क्या देखती है कि एक पेशेंट है जो कि फ्लोर पे गिरा हुआ है या लेटा हुआ है। तो उस दौरान सबसे पहले नर्स क्या करेगी। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है सब। तो देखिएगा, आस्क द क्लाइंट व्हाट हैपन, कॉल फॉर हेल्प टू गेट द क्लाइंट बैक इन बेड, एस्टैब्लिशमेंट दैट द क्लाइंट इज रेस्पॉन्सिव, असिस्ट क्लाइंट बैक टू बेड। इसको समझने से पहले आप समझना, CPR का नाम सुना होगा सबने। ठीक है गाइस, CPR के अंदर देखो, CPR में क्या करते हैं, कुछ प्रायोरिटी नर्सिंग होती है। तो प्रायोरिटी नर्सिंग के अंदर प्रायोरिटी नर्सिंग इसका लेक्चर सर ने बना दिया है, अपने YouTube पे अवेलेबल है, जाके देख लीजिएगा। वाइट बोर्ड पे क्लासेज हो रखी है इसके बारे में। तो प्रायोरिटी होती है चेक रेस्पॉन्स, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आती है चेक रेस्पॉन्स या फिर कॉन्शियसनेस पेशेंट का। देन सेकंड आती है पर्सन के अंदर पल्स चेक करेंगे। एंड देन थर्ड आता है पर्सन के अंदर कैब फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है गाइस, कैब फॉर्मूला। अब ये चेंज होता है कैसे, देखिएगा। पर्सन में रेस्पॉन्स कैसे चेक करते हैं। रेस्पॉन्स चेक करने के 2 तरीके होते हैं एडल्ट के अंदर। शेक एंड आउट, पर्सन के शोल्डर को पकड़ो एंड उसे हिलाओ एंड उससे शेक एंड आउट, मतलब कि क्या उसको पूछो कि आपको क्या हुआ है। देन नेक्स्ट आता है काउज मेथड, काउज COWS, काउज मेथड, ये भी यूज़ करते हैं इससे। C का मतलब होता है कैन यू हियर मी, O का मतलब होता है ओपन योर आइज, एंड W का मतलब होता है व्हाट्स योर नेम, एंड S का मतलब होता है एक्सक्यूज माई हैंड या फिंगर। सो इसके तरीके से हम पर्सन को पूछ सकते हैं। ओके, देन हम इसके बाद चेक करते हैं, अगर पर्सन अनरेस्पॉन्सिव है तो हम मूव करते हैं किस पे, पल्स पे। और अगर आपके पल्स भी एब्सेंट है तो हम किस पे मूव करते हैं, कंप्रेशन, एयरवे एंड ब्रीथिंग। तो इसी तरीके से हम डिस्कस करते हैं क्या, आपका CPR। तो देखिए क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही पूछा है कि व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। तो यहाँ पे क्या करेगी, ऑप्शन थर्ड इस प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन का अकॉर्डिंग मैच कर रहा है गाइस। तो हम राइट आंसर बिल्कुल कर सकते हैं ऑप्शन थर्ड को। एस्टैब्लिश दैट द क्लाइंट इज रेस्पॉन्सिव, चेक तो करो कम से कम पर्सन रेस्पॉन्स भी दे रहा है या नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं है कि उसे CPR देना शुरू कर दो और पर्सन बेचारे की आप फ्रैक्चर कर दो, जो कि एक कॉम्प्लिकेशन है। यहाँ तक क्लियर है सभी का। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे 4 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं आपके। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए पेशेंट हु इज लीडिंग फ्रॉम द हु इज ब्लीडिंग है। यहाँ पे गाइस ये लीडिंग नहीं है, ब्लीडिंग है। ब्लीडिंग फ्रॉम द पंक्चर वूंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन शुड द नर्स यूज टू कंट्रोल आर्टेरियल ब्लीडिंग। ये ब्लीडिंग है गाइस, इसको आप करेक्ट कीजिएगा, ब्लीडिंग है ये। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो देखना ऑप्शन है प्रेशर एट पंक्चर साइट, एप्लीकेशन ऑफ टोर्निक्विट, प्रेशर पॉइंट मसाज, प्रेशर ड्रेसिंग। जब भी आपके सामने ऐसे कंडीशन आ जाए जहाँ पे ब्लीडिंग की बात हो तो आप डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करना किस पे, वुंड पे या जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करो वहाँ पे। ठीक है ना गाइस।
तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रेशर कहाँ अप्लाई हो रहा है, प्रेशर एट पंक्चर साइट, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। एंड एप्लीकेशन ऑफ टर्निकेट कोई मतलब नहीं है, प्रेशर ड्रेसिंग कर सकते हैं, सेकंड ऑप्शन है। एंड प्रेशर पॉइंट मसाज, तो अगर फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये ना होता तो सेकंड प्रायोरिटी पे कौन सा होता आपका, डी वाला, बट अभी के लिए आपका फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये होगा। कुछ नाम सुना होगा मास्ट गारमेंट का, ठीक है गाइस, मास्ट गारमेंट का नाम सुना होगा। कहाँ यूज करते हैं इसको, हेमरेजिक शॉक के अंदर यूज करते हैं इसको। तो ये भी क्वेश्चन बनता है आपका, ध्यान रखना ऐसे, क्योंकि ये क्या करता है वहाँ पे एक प्रेशर, वहाँ पे मतलब प्रेशर का काम करता है जहाँ से ब्लीडिंग होती है। तो इस गारमेंट जैसे आपका ट्राउज़र आते हैं ना, इसी तरीके आ जाते हैं मास्ट गारमेंट, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 30 इज द कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो फॉर CPR इन चाइल्ड इन्फेक्ट इन केस ऑफ वन रेस्क्यू। इसको ध्यान से समझना, मैं क्या कहना चाहूँगा। तो देखिएगा क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है इसने, हाँ, तो यहाँ पे पूछा है कि कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो कितना होता है, किसके लिए, इन्फेंट एंड चाइल्ड के अंदर। तो देखो कैसे निकालोगे आप इसको, निकालने के लिए कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो, तो देखना इसने पूछा है कितने, वन रेस्क्यू के लिए, तो एडल्ट के अंदर तो क्या होता है, एंड चिल्ड्रन में क्या होता है, एंड नियोनेट में कितना होता है, ये आपको समझना है, ठीक है ना, क्लियर यहाँ तक। तो देखिएगा एडल्ट के अंदर एज ग्रुप मेंशन करते हैं मोर देन 8 ईयर, बच्चों में करते हैं 1 to 8 ईयर, एंड लेस देन 1 ईयर आते हैं आपके इन्फेंट एंड नियोनेट, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। तो देखिएगा यहाँ पे चेस्ट कंप्रेशन रेशियो एडल्ट के लिए अगर 1 रेस्क्यू हो या 2 रेस्क्यू हो, 1 रेस्क्यू हो या फिर 2 रेस्क्यू हो, यहाँ पे यूज करते हैं 30:2, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और ये चिल्ड्रन हो या फिर नियोनेट हो, इनके अंदर 1 रेस्क्यू के लिए तो हम यूज करते हैं 15:1 रेस्क्यू के लिए यूज करते हैं कितना, 30:2 एंड 30:2 एंड 2 रेस्क्यू के लिए हम यूज करते हैं 15:2। कितना, 2 रेस्क्यू के लिए कितना यूज करेंगे, 15:2। एंड बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है गाइस, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन, अच्छे से समझना। एडल्ट के अंदर तो कितना करते हैं, 1 रेस्क्यू के लिए 30:2 एंड 2 रेस्क्यू के लिए भी 30:2, जबकि नियोनेट हो या फिर इन्फेंट हो या फिर चिल्ड्रन हो, इन तीनों के अंदर हम यूज करते हैं आपका 1 रेस्क्यू के लिए 30:2। कैसे याद रखोगे यार, कोई एक आदमी किसी को CPR दे रहा है, उसके लिए पॉसिबल है क्या 15 बार मतलब उसको कंप्रेशर देना, 2 बार ब्रीथिंग देना, थोड़ा सा वहाँ पे कॉमन सेंस लगाना आप एग्जाम में। एंड जब 2 रेस्क्यू है तो हाँ यार पॉसिबल तो है, ऐसा कर सकते हैं 15:2, ठीक है। तो आपका बताओ यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आप मुझे दोगे, देखो अब मैंने बता दिए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आप अभी चैट बॉक्स में लिख दीजिए, एंड कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर चाहिए मुझे, चैट बॉक्स में लिखिए आप सभी इसका आंसर फास्ट। हाँ, अब नाउ 31st। एंड देखिए गाइस, इस क्वेश्चन मॉडल पेपर जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मैं फिर से कह रहा हूँ, इसी क्वेश्चन पेपर की जो ओल्ड पेपर जो आपके CRPF एग्जाम के अंदर आया हुआ है, उसको हम विद रैशनल डिस्कस करेंगे ओल्ड पेपर को। एंड देन इसके बाद में हम सब्जेक्ट वाइज क्लासेज भी डिस्कस करेंगे, हर एक सब्जेक्ट की क्वेश्चन क्लासेज हम डिस्कस करेंगे। एंड इनकी जो थ्योरी क्लासेज है हमारे यूट्यूब पे व्हाइट बोर्ड पे जो क्लासेज होती हैं वो अवेलेबल हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अपना क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, क्या पूछा है, कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो फॉर CPR इन नियोनेट। इसके अंदर आपको क्या रटना है वो सुनिएगा। एडल्ट की बात कर ले, एडल्ट, ठीक है गाइस, चिल्ड्रन, नियोनेट या फिर इन्फेंट, ठीक है। तो देखो एडल्ट के अंदर तो क्या रहता है, कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो पूछा है, तो क्या करोगे आप, राइट आंसर यहाँ पे 5:1। चिल्ड्रन में पूछ ले 5:1, एंड इसमें पूछ ले आपको इन्फेंट में एंड नियोनेट में, तो करना 3:1। यहाँ तक क्लियर है ना। देखो अब यहाँ से क्वेश्चन आ रखा है आपके किसके अंदर, जो RUHS का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम लगता है उसके अंदर यहाँ से क्वेश्चन आया था आपके, इसका यहाँ से इस वेंटिलेशन रेशियो का। ये आप देखना, ये रटना पड़ेगा आपको, ये सब चीज़ें ये वाला रट लेना, आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। एंड देखो ऑप्शन में ये भी दे के रखता है इस तरीके से, कहीं ये मत टिका देना आप, ठीक है ना। ऑप्शन अच्छे से ध्यान से देखना, 5:1, 5:1, 3:1, एंड ये एज ग्रुप है।
ओके, अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। कैरोटिड पल्स शुड बी चेक फॉर, तो सबसे पहले कैरोटिड पल्स चेक किस में करते हैं? जो कैरोटिड पल्स चेक करते हैं वो हम चेक करते हैं एडल्ट के अंदर। यहाँ तक क्लियर है? कैरोटिड पल्स कहाँ चेक करते हैं? हम एडल्ट के अंदर चेक करते हैं। देन फिर जो हम चिल्ड्रन में जो पल्स यूज करते हैं चाइल्ड के अंदर, वो आती है आपकी फीमोरल, ठीक है। एंड जो नियोनेट होते हैं इनके अंदर जो हम पल्स यूज करते हैं वो आती है आपकी ब्रेकियल पल्स। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। एंड इसकी क्वेश्चन क्लासेज हो रखी हैं। मैं तो ये कहता हूँ आप जाके क्वेश्चन क्लासेज देख लेना, आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है गाइस, ओके। अब मूव करते हैं, तो देखिए इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या पूछा है? कैरोटिड पल्स शुड चेक फॉर, ऑप्शन में दे रखा है 15 to 20 सेकंड, 10 to 15 सेकंड, 5 to 10 सेकंड, मोर देन 15 सेकंड। तो आपका इफेक्टिव आंसर होगा यहाँ पे 5 to 10 सेकंड, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। ओके, नाउ क्वेश्चन इज 33। द मोस्ट कॉमन एनाटॉमिकल पोजिशन ऑफ यूट्रस इज, मोस्ट कॉमन एनाटॉमिकल पोजिशन ऑफ द यूट्रस इज। तो देखिएगा जो यूट्रस की जो पोजिशन होती है, एंटीवर्टेड, एंटी फ्लक्सेड एंड डेक्स्टोरोटेड, ये आपकी यूट्रस की पोजीशन होती है। अब एग्जाम में रायपुर एम्स में आ रखा था क्वेश्चन, रायपुर एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है कि वेजाइना का यूट्रस के साथ रिलेशनशिप, उसके टर्म क्या यूज करेंगे। तो आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं, अगर एंटीवर्टेड, तो ठीक है, एंटीवर्टेड में क्या होता है? रिलेशनशिप ऑफ द यूट्रस विद, रिलेशनशिप ऑफ यूट्रस विद वेजाइना। यहाँ तक क्लियर है ना? एंड यहाँ पे जो इसका एंगल बनता है, यहाँ पे जो इसका एंगल बनता है वो बनता है 90 डिग्री एंगल। किसका? यहाँ पे इसके जो एंगल के बीच के अंदर, ठीक है गाइस। एंड ये क्वेश्चन आपके रायपुर एम्स में पूछ चुका है, जो आपके 2019 में जो एग्जाम लगा था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। तो याद कैसे रखोगे? वी वर्ड आ रहा है एंड वेजाइना में भी वी वर्ड आ रहा है, ठीक है। तो याद रखने का तरीका है इस तरीके से। ओके, क्लियर यहाँ तक? एंड फिर आता है एंटी फ्लक्सेड, एंटी फ्लक्सेड। तो देखो, रिलेशनशिप ऑफ यूट्रस विद ऑन बॉडी नॉन एज एंटी फ्लक्सेड। एंगल कितना होगा? 120 डिग्री का। इसकी क्लासेस भी अवेलेबल अपने यूट्यूब चैनल पे जाके देखना। ओबीजी क्लासेस में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सर ने यूट्रस के बारे में पढ़ा रखा है, वहाँ पे जाके आप इसको देखना, ठीक है गाइस। क्लियर? नाउ 34 क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल्स ऑफ द पेल्विक फ्लोर इज, कि पेल्विक फ्लोर मतलब कि कहाँ बात हो रही है? पेल्विक एरिया की बात हो रही है। वहाँ पे जो कौन सी मसल्स है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ओबीजी का क्वेश्चन है, इसको हम देखो तो वहाँ पे देखो कैसे इसको सोल्व करते हैं कि अपने जो यहाँ पे जो मसल्स पाई जाती हैं पेल्विक फ्लोर में, लीवेटर एनी मसल्स प्रेजेंट होती है। सबसे पहले तो आप राइट आंसर ध्यान रखिए, ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है। एंड जो लीवेटर एनी मसल्स होती है ड्यूरिंग एपिजियोटोमी, एपिजियोटोमी, ये मसल्स आपकी इंजूर्ड होती है। कैसे? जब हम कट लगाते हैं। तो अब आपका क्वेश्चन है, मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर बता दीजिए कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिजियोटोमी आपके 4 टाइप की होती है, मीडियल, मीडियोलैटरल, लैटरल एंड जैसे। तो आप मुझे बता दीजिएगा कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिजियोटोमी कौन सा होता है, ठीक है। अभी चैट बॉक्स में आंसर चाहिए मुझे, जल्दी से लिख दीजिए मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिजियोटोमी। यहाँ तक क्लियर है सभी का? अब देखते हैं इसके अंदर एंड एपिजियोटोमी। एक बात बताओ मुझे, एपिजियोटोमी लेबर की कौन सी स्टेज में करते हैं? मैकेनिज्म ऑफ लेबर के अंदर जो इसकी कौन सी स्टेज में एपिजियोटोमी करते हैं, ये भी आंसर मेंशन कीजिए। एपिजियोटोमी की स्टेज पता है ना? डिसेंट हो गया, फ्लेक्शन हो गया, क्राउनिंग हो गया, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, रेस्टिट्यूशन, ये सब उनकी स्टेज है। तो इनमें से कौन सी स्टेज में एपिजियोटोमी करते हैं? जल्दी से आंसर मेंशन कीजिएगा इस। ओके, एंड यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपका सोल्व करवा देता हूँ मैं कि जो लीवेटर पाल्पेब्री मसल्स होती है, माइस्थीनिया ग्रेविस का तो नाम सुना ही होगा आप सभी ने। माइस्थीनिया ग्रेविस किसकी प्रॉब्लम है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है। एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आते हैं आपके? क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है गाइस, क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। एंड क्रेनियल नर्व के अंदर ओकुलोमोटार नर्व का तो नाम सुना ही होगा आप सभी ने। एंड ओकुलोमोटार नर्व के यहाँ पे जो सप्लाई होती है, कौन सी मसल्स होती है?
लीवेटर पाल्पेब्री मसल्स। तो जो वहाँ पे टोसिस देखने को मिलता है, आई का क्लोज होना, जिस पर्सन में टोसिस देखने को मिलता है वो कौन से मसल्स की वीकनेस की वजह से मिलता है? लीवेटर पाल्पेब्री मसल्स की वजह से। यहाँ तक क्लियर है आप सभी का? ओके, नाउ मूव ऑन 35 क्वेश्चन। द शेप ऑफ नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस इज, द शेप ऑफ नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस सर ने बता रखा पायरिफॉर्म शेप होता है, ग्लोबुलर शेप देखने को मिलता है 12 वीक पे एंड 36 वीक पे। ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है ना? ये आपके यहाँ से 3 क्वेश्चन करेक्ट हो चुके हैं। एंड यूट्रस का वेट कितना होता है नॉन प्रेग्नेंट का? 50 से 60 ग्राम होता है। प्राइमरी मदर का होता है एंड 80 जो ग्राम होता है वो होता है मल्टी ग्रेविडा का। ओके, यहाँ तक क्लियर है। एंड प्रेगनेंसी के अंदर यूट्रस का वेट कितना होता है? ऑप्शन में पूछ ले, अगर सिंगल बेस्ट आंसर 700 ग्राम रेंज में दे रखा हो तो 900 से 1000 ग्राम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, नाउ 36 क्वेश्चन इज, 36 क्वेश्चन में देखिएगा समझना, ट्रू सपोर्ट ऑफ यूट्रस। तो देखिएगा इसमें दे रखा ऑप्शन में ब्रॉड लिगामेंट, राउंड लिगामेंट, कार्डिनल लिगामेंट एंड यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए गाइस? आप राइट आंसर बताइए, तब तक मैं इसका रैशनल निकालता हूँ। सब लोग राइट आंसर दो मुझे चैट बॉक्स में। तो देखिए आपका राइट आंसर लिखो तब तक मैं। इसके अंदर यूट्रस में 5 टाइप्स के लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं। ध्यान से सुनना, 5 टाइप के लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट आता है आपका ब्रॉड लिगामेंट जो दे रखा ऑप्शन में, फिर आता है राउंड लिगामेंट, ये भी दे रखा है, देन आता है ट्रांसफर लिगामेंट एंड फोर्थ इज यूट्रोसैक्रल लिगामेंट एंड फिफ्थ इज ट्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। ठीक है गाइस, देखो ट्रांसफर लिगामेंट इज आल्सो नोन एज कार्डिनल लिगामेंट एंड सर्वाइकल लिगामेंट। तो देखिएगा, एंड अब क्वेश्चन में पूछा है ट्रू सपोर्ट। तो जो आपका ब्रॉड लिगामेंट होता है ये यूट्रस को फाल सपोर्ट करता है, ब्रॉड लिगामेंट फाल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। एंड जो ट्रांसफर लिगामेंट या कार्डिनल लिगामेंट होता है ये ट्रू सपोर्ट देता है। ये आपके यूट्रस को, देखो लिगामेंट क्या होते हैं, यूट्रस को अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन से हिलने नहीं देते हैं इधर उधर। ठीक है ना, यही लिगामेंट होते हैं, इनका फंक्शन यही होता है। एंड ब्रॉड लिगामेंट होता है, उसकी सब कैटेगरी भी है, मीजोवेरियम, मीजोमेट्रियम एंड मीजोसल्फिंक्स। ये सर ने आपको बता रखा है, क्लासेस देखना आप जाके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर यूट्रस का। ओके गाइस, ओके। तो यहाँ पे आपका बताओ मुझे राइट आंसर क्या बोलोगे आप सभी? यहाँ का आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन थर्ड इज राइट आंसर, कार्डिनल लिगामेंट इज आल्सो नोन एज ट्रांसफर लिगामेंट। ओके, 37 क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ध्यान से सुनना। 37 क्वेश्चन आता है आपका, आफ्टर ओवुलेशन कार्पस लूटियम फॉर्म इन द ओवेरी रिलीज। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, मैं आपको सबसे पहले इसका रैशनल देता हूँ, क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। देखिएगा, तो सर ने आपको बता रखा है कि ओवुलेशन कब होता है? 14 डेज पे। ओवुलेशन कब होता है आपका? ओवुलेशन कब होता है गाइस? 14 डेज पे, 14 डेज पे। क्लियर है? क्या होता है कि जो LH हार्मोन होता है जो कि आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है, ये LH हार्मोन आपके ग्राफेन फॉलिकल पे आके एक्ट करता है। ग्राफेन फॉलिकल से क्या होता है, यहाँ पे ओवम रिलीज करवाता है। ये ओवम कहाँ चला जाता है? हमारी फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, जो कि आपके फर्टिलाइजेशन के लिए अवेलेबल होता है। एंड जो ये ग्राफियन फॉलिकल्स के ओवम निकलने के बाद जो पार्ट बचता है उसे हम कहते हैं कार्पस लूटियम। ठीक है, कार्पस लूटियम। एंड जो कार्पस लूटियम होती है ये क्या करती है, यहाँ से इसके अंदर 4 हार्मोन रिलीज होते हैं। उन हार्मोन का नाम क्या क्या है सर, ये बता दीजिए हमें। देखिएगा, उन हार्मोन्स का जो नाम है, फर्स्ट आता है प्रोजेस्ट्रॉन, मालक से लिख देता हूँ इन्हें, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन, इनहिबिन हार्मोन, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन, इनहिबिन हार्मोन। देन थर्ड इज एस्ट्रोजन एंड फोर्थ इज रिलैक्सिन।
ठीक है गाइस, ये आपका 4 हार्मोन हो गए। तो अब देखो आपके ऑप्शन में क्या क्या है, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एफएसएन एंड एस्ट्रोजन, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे आप राइट आंसर क्या करोगे, सबसे पहले तो ये बात निकल के आती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट आंसर करोगे प्रोजेस्टेरोन। तो कैसे करोगे, देखिए जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है आपका कहाँ से रिलीज होता है, सर ने बताया था कि ड्यूरिंग फॉलिकल मैच्योरेशन जो आपकी जो प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, ग्राफिन फॉलिकल्स बनते हैं, इनसे कंटिन्यू एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है। एंड ये एस्ट्रोजन हार्मोन आपके एंडोमेट्रियम के पास जाता है, उसकी जगह के कंटिन्यू ग्रोथ करवाता है, ठीक है गाइस। तो ये फिर ये जो एस्ट्रोजन का मतलब डोमिनेंट कब होता है, ये आपके फॉलिकुलर फेज के अंदर डोमिनेंट होता है। लेकिन जो प्रोजेस्टेरोन होता है, जब ये आपकी ग्राफिन फॉलिकल से जो कार्पस लूटियम बनती है, प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, ये उस कार्पस लूटियम को मेंटेन करता है एंड प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। और ये प्रेगनेंसी, तो ये क्या होता है, ये प्रोजेस्टेरोन होता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डोमिनेंट होता है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो कार्पस लूटियम से रिलीज होगा वो क्या होगा, आपका प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा, ठीक है गाइस। यहाँ तक क्लियर है ना सभी को, प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा। तो राइट आंसर इज प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना, यहाँ तक सभी क्लियर हैं। ओके, नाउ 38 थोड़ा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, 37 के बाद सीधा 40 डाल रखे हैं, कोई इशू नहीं है। फर्टिलाइजेशन ओवम रीच टू द यूट्रस, फर्टिलाइजेशन ओवम रीच टू द यूट्रस, कि फर्टिलाइजेशन ओवम यूट्रस के पास कब चला जाता है। ध्यान से सुनना कि सर ने बता रखा था आपको कि जैसे फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, स्पर्म का प्लस ओवम का फ्यूज होना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। एंड फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनता है उसे हम कहते हैं जाइगोट। एंड जाइगोट एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है जिसका फॉर्मेशन होता है 0 आवर्स पे। ओके गाइस, नाउ अब सर ने बोला था कि जाइगोट के बाद क्या बनता है, क्लीवेज बनता है। एंड ये क्लीवेज के अंदर क्या क्या बनते हैं, आपके ब्लास्टोमर हो गया, मतलब कि डिवीजन होना, ब्लास्टोमर जैसे 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज। तो जो 16 सेल स्टेज होती है, 16 सेल स्टेज होती है, इसको हम कहते हैं मोरूला। 16 सेल स्टेज को क्या कहते हैं, मोरूला कहते हैं। एंड ये मोरूला क्या करता है, इसकी जो आउटर लेयर होती है उससे हम कहते हैं जोना पेलिसुडा। एंड ये जो जोना पेलिसुडा होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करती है। एंड जोना पेलिसुडा की जोना एचिंग होती है 5th डे पे। ये सब आपको सर ने बता रखा है, मैं जल्दी बता रहा हूँ। 5th डे पे इसकी जोना एचिंग होती है। जोना एचिंग होने के बाद जब फॉर्मेशन होता है उसे हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट, उसे हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ये आपके इम्प्लांटेशन के लिए अवेलेबल होता है गाइस, ठीक है। जो ब्लास्टोसिस्ट होता है ये 5 to 6 डे पे आपके इम्प्लांटेशन के लिए चला जाता है यूट्रस में। एंड फर्स्ट प्रायोरिटी पे आंसर पूछो तो आप क्या आंसर करोगे, 6th डे पे आप राइट आंसर करोगे। एंड जब इम्प्लांटेशन कंप्लीट कब होता है, 10 to 11th डे पे, 10 to 11th डे पे इम्प्लांटेशन कंप्लीट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन में 3 to 4 डेज तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो अभी मोरूला ही बना है। 10 to 12 डेज में तो इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाता है, ये इसका ड्यूरेशन ज़्यादा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पे जल्दी से बता दीजिए, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है गाइस। नॉर्मल वेट ऑफ प्लेसेंटा एट टर्म, अब देखो इसके अंदर नॉर्मल वेट ऑफ प्लेसेंटा एट टर्म, इसको कैसे निकालोगे आप। तो आपको पता होता है कि जो प्लेसेंटा का जो जनरली सभी रट के रखते हैं 500 ग्राम प्लेसेंटा का वेट होता है, ठीक है ना गाइस। कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। लेकिन इंडिया के अंदर बच्चे का, मुझे बताओ बच्चे के इंडिया में वेट कितना माना जाता है जनरली, 3 kg। मेल का पूछे तो आपसे 2.9 kg, फीमेल का पूछे तो 2.7 kg, ठीक है गाइस, 2.7 kg। तो देखिएगा 3 kg एंड 3 kg को मैं लिख सकता हूँ 3000 ग्राम, है ना। तो देखिएगा 3500 का अगर आप रेशो निकालते हो तो ये रेशो निकल के आता है 6:1, क्लियर है ना। तो ये किसका रेशो है, फीटस एंड प्लेसेंटा का रेशो है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है आपका, फीटस एंड प्लेसेंटा का रेशो कितना होता है, 6:1। तो क्वेश्चन में अगर आपसे दे के रखे तो एक बात बताऊं मुझे कि हर एक बच्चे की प्लेसेंटा का वेट 500 ग्राम होता है क्या। कुछ बच्चे तो रिटर्न भी हो जाते हैं और कुछ बच्चे होते हैं जो लार्ज होते हैं, तो उनके अंदर प्लेसेंटा ज़्यादा बड़ी देखने को मिलती है, ज़्यादा छोटी। तो देखो इसको हम कैसे निकालते हैं कि इंडिया इसको अंदर 500 इसलिए हो जाता है कि स्टैंडर्ड वेट 3 kg होता है, इसलिए 500 मानते हैं। लेकिन अगर आप बच्चे के वेट का अकॉर्डिंग निकालोगे तो उसका राइट आंसर होता है 1/6 ऑफ बेबी वेट।
इसके अकॉर्डिंग आपकी प्लेसेंटा का वेट एग्जैक्ट निकल के आता है। अगर ये ना होता ऑप्शन में तो आपका सेकंड प्रायोरिटी पे आंसर होता ये वाला। ठीक है गाइस, क्लियर यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 42 इज द ब्लड वेसल्स इन द अम्बिलिकल कॉर्ड कंसिस्ट ऑफ। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। और सर आपको पढ़ाएंगे प्लेसेंटा सर्कुलेशन के अंदर कैसे अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या क्या होता है। तो देखिएगा, ध्यान से सुनना। अगर आपसे पूछ ले 4 वीक से पहले कितने ब्लड वेसल्स कितनी प्रेजेंट होती हैं अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर, राइट आंसर क्या करोगे? 4। 2 आर्टरी एंड 2 वेन होती हैं। तो सर कौन सी 4 वीक के बाद कौन सी होती है जो कि आपकी आर्टरी डिसअपियर हो जाती है, सॉरी वेन डिसअपियर हो जाती है? क्योंकि हमें पता होता है 4 वीक हमारे जो जनरली हम पढ़ते रहते हैं कि 2 तो आर्टरी प्रेजेंट होती हैं, 2 वेन प्रेजेंट होती है। याद करने का तरीका ध्यान रखना, AVA 2 आर्टरीज एंड 1 वेन। ठीक है, 2 आर्टरीज एंड 1 वेन। ठीक है, इस क्लियर यहाँ तक। लेकिन 4 वीक से पहले होती है आपकी 4। अब डिसअपियर कौन सी हो जाती है? डिसअपियर कौन सी होती है? आपकी राइट जो वेन होती है वो होती है डिसअपियर। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो बची कौन सी? आपकी लेफ्ट वेन बच जाती है, और लेफ्ट वेन आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो देखिए ऑप्शन के अंदर बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है, फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग। 2 आर्टरीज एंड 2 वेन, ये तो उसने जब इसने एज मेंशन नहीं करी थी तो ये भी रॉन्ग है। 1 आर्टरी एंड 1 वेन, ये भी रॉन्ग है। 2 आर्टरीज एंड 1 वेन, ये ऑप्शन बिल्कुल मैच कर रहा है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43 है ये। हाँ, वो थोड़ा सा क्वेश्चन मेंशन करने में इशू है, कोई नहीं, अपने को क्वेश्चन से मतलब है, क्वेश्चन नंबर से मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, पेस मेकर ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। पेस मेकर ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन तो वो होते हैं आपके ट्यूबल ओस्टिया। ऐसे नोड होते हैं जो कि आपके हार्ट के पेस मेकर होते हैं। ठीक है ना। एंड अगर ये पेस मेकर आपके फंक्शन नहीं करे तो फिर सेकंड जो होते हैं आपके पेस मेकर AV नोड, इनसे भी क्या होता है, आपकी हार्ट रेट जनरेट होती है। थर्ड आता है आपका परकंजे फाइबर। लेकिन ट्यूबल ओस्टिस के बारे में 2 बातें सुन लीजिए। ये मदर का, जैसे कि मैं इसको बनाना चाहूँ यहाँ पे कि ये मदर का यूट्रस है। ठीक है गाइस, एंड ये यहाँ पे आपके जो ये ट्यूबल ओस्टिया प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे आपकी फेलोपियन ट्यूब की ओपनिंग होती है। तो ये क्या करते हैं, ये ट्यूबल ओस्टिया का फंक्शन है कि ये कॉन्ट्रैक्शन का काम करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्शन सेपरेट करते हैं अपर यूट्रस से लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है ना गाइस, यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके, बस इसका इतना ही फंक्शन है, इसके बारे में आप इतना ध्यान रखिए। एंड इनका नाम दूसरा होता है कोरेना, इनका दूसरा नाम होता है कोर्निया और यूट्रस। कोर्निया ऑफ यूट्रस भी इन्हें कहते हैं, दूसरा नाम से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। ओके, नाउ मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉटर सेल फ्रॉम आफ्टर मियोसिस फर्स्ट कंटेन। सर ने पूरी प्रोसेस पढ़ा रखी है आपको कि कैसे क्या होता है, कैसे बच्चे के अंदर ये ऊजेनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस की क्लास देखना आप जाके क्लास में, सर ने बता रखा है। तो आपकी होती है डॉटर सेल्स फ्रॉम आफ्टर मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होना मतलब कि देखिए क्या कंप्लीट होना आपका, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होना, मेक ए क्रोमोसोम नंबर हाफ। ऊजेनेसिस के अंदर क्रोमोसोम की संख्या 46 से कितनी हो गई, 23। एंड इसके अंदर क्या बोलता है, 23 क्रोमोसोम, मतलब कि 46 तो क्या होता है आपका डिप्लॉइड, एंड जो 23 होता है वो होता है आपका हैप्लॉइड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, हैप्लॉइड। अब आपका क्वेश्चन है, मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो कि जो आपका प्राइमरी oocyte होता है वो मियोसिस फर्स्ट की कौन सी फेज में अटकता है, कौन सी फेज के अंदर अरेस्ट होता है। राइट, क्वेश्चन में जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर दो कि जो आपका प्राइमरी oocyte होता है वो मियोसिस फर्स्ट की कौन सी फेज में अरेस्ट होता है। ठीक है ना गाइज? ओके, ये आपके लिए क्वेश्चन है। 43 क्वेश्चन, द प्राइमरी oocyte रिमेन सस्पेंड इन, ये लो आपका तो क्वेश्चन ही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी oocyte रिमेन सस्पेंड इन फेज ऑफ मियोसिस फर्स्ट। तो देखिए प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये तो आपकी 4 फेज होती हैं, लेकिन प्रोफेज की भी 4 स्टेज होती हैं, लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकाइटिन एंड डिप्लोटिन। ठीक है गाइस, तो प्रोफेज फर्स्ट भी कंप्लीट कर लेता है, लेप्टोटिन भी कर लेता है, जाइगोटिन भी कंप्लीट कर लेता है,
एंड पैकेटिन ग्रेथ। लेकिन डिप्लोटिन फर्स्ट के अंदर आपका जो होता है प्राइमरी oocyte अरेस्ट हो जाता है। ठीक है गाइस, यहाँ पे क्या होता है, अरेस्ट हो जाता है। एंड ये कंप्लीट कब होता है, जब फर्स्ट मेनार्की आती है फीमेल के अंदर एंड जिन फॉलिकल मैचुरेशन होता है उस दौरान ये आपका मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है। ठीक है गाइस, सर ने बता रखे हैं बर्थ पे कितने प्राइमरी oocyte होते हैं, 20 वीक पे कितने होते हैं, प्यूबर्टी पे कितने होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप क्लास में देखना जाके, बहुत इंटरेस्टिंग क्लासेज है ओबीजी की, ऐसा आपको क्लास कहीं नहीं मिलेगा। सर काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं ओबीजी की। आफ्टर ओवुलेशन ग्राफियन फॉलिकल्स बिकम, आफ्टर ओवुलेशन ग्राफियन फॉलिकल्स बिकम, राइट आंसर इज, तो देखिएगा मैंने अभी बताया था आपको कि ग्राफियन फॉलिकल्स ओवुलेशन के बाद किस में कन्वर्ट होती है, राइट आंसर इज कार्पस लूटियम। कार्पस लूटियम की मैक्सिमम साइज कब देखने को मिलती है, 20 डे पे, ये भी क्वेश्चन है। एंड कितनी होती है सर, ये भी बता दीजिए, 25 mm। एंड स्विच ओवर फंक्शन कब होता है इनका, 8 to 12 वीक पे इनका स्विच ओवर फंक्शन देखा जाता है। सॉरी 6 to 8 वीक पे, सॉरी 6 to 8 वीक पे, 6 से 8 वीक पे इनका स्विच ओवर, मतलब कि ग्राफियन कार्पस लूटियम का फंक्शन खत्म एंड प्लेसेंटा के फंक्शन शुरू। तो इसीलिए कहते हैं 6 to 8 वीक पे आपके जो कार्पस लूटियम का स्विच ओवर देखा जाता है। यहाँ तक क्लियर है ना, ओबीसी के अंदर सर ने बता दिया है एंड आगे वाली क्लासेज में भी बता देंगे। यहाँ तक क्लियर है। कार्पस एल्बिकन्स कब बोलते हैं, देखिए अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब तो आपकी कार्पस लूटियम मेंटेन रहती है, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जो आपकी कार्पस लूटियम होती है वो किस में चेंज होती है गाइस, कार्पस एल्बिकन्स में, कार्पस एल्बिकन्स के अंदर, इस वाले में। बस क्वेश्चन नंबर 45, ग्राफियल फॉलिकल ऑफ ओवेरी सिक्रेट विच हार्मोन, ग्राफियन फॉलिकल्स जो आपकी कौन से हार्मोन को सिक्रेट करती है। ठीक है ना, अब देखो मैंने आपको अभी ऊपर समझाया था कि जो आपकी जो जितनी भी जो फॉलिकल मैचुरेशन के दौरान जो आपकी सेल्स बनती है, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, टर्सरी oocyte, ग्राफियन फॉलिकल, इनसे एस्ट्रोजन हार्मोन का रिलीज होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन आपके एंडोमेट्रियम में जाता है और कंटिन्यू एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करवाता है। राइट आंसर इज एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन होता है वो आपकी कार्पस लूटियम से आता है, जो कि ये आपकी एंडोमेट्रियम को, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने का काम करता है। एफएसएच फॉलिकल मैचुरेशन करवाता है। एलएच होता है जो कि ओवुलेशन करवाता है। ये सब आपके क्वेश्चन हैं यहाँ पे, राइट। गाइस क्लासेस को अपने फ्रेंड्स को प्लीज़ ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। ये क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले आपके सीआरपीएफ एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। एंड इतने रैशनल के साथ आपको किसी यूट्यूब चैनल पे क्लासेस नहीं मिलेंगी। सो जैसे मैं आपको दे रहा हूँ। नव आता है स्पर्मेटोजोआ इज़ वाइबल फॉर ए पीरियड ऑफ, स्पर्मेटोजोआ इज़ वाइबल फॉर ए पीरियड ऑफ। तो क्या करोगे आप, देखो स्पर्मेटोजोआ किसको कहते हैं, स्पर्म को कहते हैं। टर्म स्पर्म के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपके 3-4 क्वेश्चन राइट करता हूँ मैं। स्पर्म एंड ओवम की बात करते हैं। देखो तो जो स्पर्म होते हैं, जब स्पर्म का वाइबिलिटी पीरियड होता है 48 to 72 आवर्स। अगर मैक्सिमम पूछ ले तो क्या बोलोगे, 96 आवर्स। एंड जो ओवम का पूछ ले 12 to 24 आवर्स, 12 to 24 आवर्स। ठीक है ना, अगर मैक्सिमम पूछ ले तो 48 आवर्स। एंड ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं ये, तो आपके कितने क्वेश्चन आपके राइट होते हैं यहाँ पे, फर्स्ट 1 2 3 4। तो यहाँ पे बताओ राइट आंसर क्या होगा, स्पर्म इज़ वाइबल फॉर ए पीरियड ऑफ, स्पर्म का पूछे 48 to 72 आवर्स इज़ राइट आंसर। एंड 12 to 24 होता है ये जो आपको होता है ओवम के लिए। एंड 24 to 48 आवर्स ये अभी तो आपके इनके ऑप्शन में ही नहीं है। ओके, सो आपकी ये आपकी क्वेश्चन हो गई। 47 इम्प्लांटेशन अकर ऑन, इसकी पूरी प्रोसेस ऊपर समझा दी है, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं देखेंगे। यहाँ पे इम्प्लांटेशन कब होता है आपका, कंप्लीट की बात कर रहा है ये, तो इम्प्लांटेशन होता है आपका, इम्प्लांटेशन अकर ऑन 11th डेज। देखिए शुरू तो कब होता है, स्टार्ट होता है 5 to 6 डेज पे एंड कंप्लीट होता है 11th डेज पे। ठीक है ना, 11th डेज पे। ओके, सो राइट आंसर इज 11th डे। अब पूछा है वेट ऑफ यूट्रस। ठीक है, एट टर्म वेट ऑफ यूट्रस इसने पूछा है, एटम नहीं है ऑप्शन में, एट टर्म वेट ऑफ यूट्रस। एट टर्म की बात किएगा, इस ध्यान देना क्वेश्चन में, एट टर्म वेट ऑफ यूट्रस। तो देखो मैंने बोला था कि अगर वन सिंगल बेस्ट आंसर करना हो तो 700 ग्राम, और अगर रेंज में देखा हो तो 900 से
1000 ग्राम। मुझे पता है आप लोग इसी को टिक करते, जो ये आपके राइट आंसर नहीं है। आप ऑप्शन बी पे, थर्ड पे जाते, सी पे। इसलिए ध्यान रखना एग्जाम में चारों ऑप्शन ज़रूर पढ़ लीजिएगा, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आप कान रह जाओगे सिलेक्शन से। और जिसका इजी क्वेश्चन गलत होता है ना, वो कभी सिलेक्शन फाइट नहीं कर सकता। द एवरेज एज ऑफ मोनार्की, तो यहाँ पे हम सबसे पहले टर्म यूज करते हैं, सर ने बता रखा है थैलार्की, प्यूबार्की, ग्रोथ एंड मोनार्की। ठीक है ना गाइस। तो थैलार्की में तो क्या होते हैं, ब्रेस्ट वर्ड्स की साइज इंक्रीज होती है, प्यूबार्की के अंदर प्यूबिक एरिया होता है, वहाँ पे हेयर्स आते हैं, एंड जो ग्रोथ में होता है अपनी हाइट इंक्रीज होती है। मोनार्की के अंदर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज मोनार्की। ओके, तो थैलार्की होती है आपकी, देखिए ध्यान से सुनना, 8 to 10 वीक, 10 to 12 वीक, 12 to 13 वीक एंड 13 to 16 वीक। जहाँ तक डाउट है किसी को, ठीक है गाइस। तो ये आपकी क्या है, एज है, ये वीक में है सारी, ऐसे याद रखना आप। तो जैसे मैंने बताया है, तो देखो ऑप्शन में दे रखा है एवरेज एज ऑफ मोनार्की एज। मोनार्की कब शुरू हो गई आपकी, 13 ईयर पे, ना कि कंप्लीट करनी है अपने को। तो ऐसे आप राइट आंसर करना 13 वीक पे, आपकी मोनार्की स्टार्ट हो जाती है 13 वीक के बाद में। राइट आंसर क्लियर यहाँ पे। तो आपके क्वेश्चन कितने आंसर राइट हुए यहाँ पे देख लीजिएगा। एक तो इनके बारे में डिस्क्रिप्शन 4 और 4 8 क्वेश्चन आपके यहाँ पे राइट हो गए हैं। इनके बारे में डिस्क्रिप्शन भी मैंने बता दिया है। ज़्यादा देखना हो तो सर की क्लास अटेंड कर लीजिएगा, सर ने अच्छे से बता रखा है। मूव करते हैं। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड इन ए वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज इज नोन एज। ठीक है गाइस, तो क्या कहते हैं उसे, एमनोरिया। जिस फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल पीरियड एब्सेंस होता है उसे हम कहते हैं एमनोरिया। ठीक है गाइस, तो ये अपन आज के लिए 50 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे हम। ठीक है ना गाइस, तो इसे क्या कहते हैं, एमनोरिया। ओके, और देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन यहाँ से हम। एमनोरिया कहते हैं इसे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ न्यूनेटल डेथ इन इंडिया। देखिए गाइस, इनके बारे में आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, तो हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वरना ज़्यादा वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट्स हो इन टर्म्स के बारे में, कल हम एक्सप्लेन करेंगे, हाइपरमेनोरिया, डिस्मेनोरिया, एपीमेनोरिया। तो यहाँ तक अगर कोई डाउट्स हो, जितने मैंने क्वेश्चन पूछे आपसे सबके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। एंड यहाँ तक कोई डाउट तो पूछ लीजिएगा, पर्सनल नंबर पे पूछ लेना, क्योंकि ये हमारे नीचे सपोर्टिव नंबर दे रखे हैं हमने। ठीक है, PDF इसकी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल करवा दी जाएगी। ये जो मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं, ये नितेश सर के नंबर हैं, जो आपकी टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए सर से पूछ लीजिएगा। ये हमारे फेसबुक पेज का लिंक है, ये हमारे चैनल का लिंक है, एंड इसके अंदर आपको सारी क्लासेज अवेलेबल मिल जाएंगी। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी हम नेक्स्ट क्लासेज में देखेंगे। इसी तरह आपका प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।